हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक है वो हम आपको पहले भी गति के समीकरणों की स्थापना आपको हम पहले भी बताए थे। ठीक है, उसकी प्रारंभिक जानकारी कि गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण वेग समय संबंध होता है जो v = u + at होता है। दूसरा गति का समीकरण है विस्थापन समय संबंध जिसको हम s = ut + ½ at² से जानते हैं। और तीसरा जो गति का समीकरण है, ठीक है, वो वेग और विस्थापन संबंध जो v² = u² + 2as होता है। अब इसमें जो संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, जो संकेत इसमें प्रयुक्त किए गए हैं u, v, a, t, s, आपको पहले ही बताया गया है कि इसके जो मीनिंग्स हैं वो है u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t समय है, ठीक है, और a जो है वस्तु का त्वरण है, तथा s वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। s जो है वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गति के समीकरणों की स्थापना ग्राफी विधि से भी आप कर सकते हैं और गणितीय विधि से भी कर सकते हैं। हम आज जो है आपको हम गति के समीकरणों की स्थापना ग्राफी विधि से बताया है कि ग्राफ विधि से किस प्रकार से गति के समीकरणों की स्थापना की जा सकती है। तो आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है। हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं। माने विभिन्न समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो प्राप्त वेग है वो अलग अलग है। यदि हम समय को x अक्ष से प्रदर्शित करें तथा वेग को y अक्ष से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि किसी भी समय वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है। जब समय शून्य है तो वेग भी शून्य है, ठीक है। किसी भी समय हम ये देखते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, ठीक है, किसी समय, और वस्तु का वेग u से बढ़ के v हो जाता है। कितने समय में? t समय में वस्तु का वेग u से बढ़कर v हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो शून्य समय में वस्तु का वेग क्या है? u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग, और t समय में जो वस्तु का वेग है वो क्या है? v हो जाती है। यहाँ शून्य समय है तो वेग v, यहाँ t समय है, ये पूरा समय t है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा समय है वो क्या है? t है। तो t समय में वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है v - u, ठीक है। तो ग्राफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का t समय है और y अक्ष में वेग दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेग है वो u को प्रकट करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो y अक्ष में ग्राफ से प्रदर्शित किया गया है वो v को प्रकट करता है। यहाँ से लेके यहाँ ग्राफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक v और यहाँ से यहाँ तक का u, और ये BC जो है ग्राफ में वो v - u को प्रकट करता है, वेग में वृद्धि को प्रकट करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि गति का प्रथम समीकरण यदि दिया जाए, गति के प्रथम समीकरण को v = u + at, v =
u प्लस at जो गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, हम इसको वेग समय संबंध भी कहते हैं, क्योंकि वेग और समय के बीच संबंध आ रहा है। ये दूरी इसमें नहीं आ रही है, s का समावेश नहीं है। तो इसकी इस स्थापना के लिए हम ये देखते हैं कि पहले भी हम कुछ प्रश्नों में आपको बताए हैं कि वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल या प्रवणता वस्तु का त्वरण बताती है। ये पहले के ऑनलाइन क्लासेस में बताए गए हैं। प्रश्न भी था कि सिद्ध कीजिए कि वेग और समय के बीच एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल वस्तु का त्वरण बताती है या वस्तु के त्वरण के बराबर होता है, सिद्ध की। तो उसी के हम ज्ञान से ये देख रहे हैं कि वेग समय ग्राफ में वस्तु का त्वरण, जो वेग समय ग्राफ है उसमें जो वस्तु का त्वरण है वो होता है ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा AB की ढाल। जो ये AB सरल रेखा प्राप्त होती है वेग समय ग्राफ में, इसकी ढाल या प्रवणता, ठीक है, तो इसकी सरल रेखा की ढाल। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ढाल आपको मालूम है कि y/x मतलब y अक्ष की दूरी बटे x अक्ष की दूरी। तो हम ये देख रहे हैं अतः वस्तु का त्वरण जो ढाल होता है, आप देखेंगे कि BC/AC ये सरल रेखा AB की ढाल कहलाती है। ये y एक्सिस का डिस्टेंस है, ये x एक्सिस का डिस्टेंस है। तो BC/AC जो है इस सरल रेखा AB की ढाल है। ये सरल रेखा AB की ढाल जो है वो BC/AC। तो इस तरह से जो वस्तु का त्वरण है एक समय ग्राफ में, वस्तु का त्वरण बराबर ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा AB की ढाल। ठीक है, हम AB की ढाल लिख सकते हैं। तो ढाल क्या है? वस्तु का त्वरण बराबर BC/AC, BC/AC, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये BC/AC सरल रेखा AB की ढाल कहलाती है। तो चित्र से स्पष्ट है। अब हम BC को किससे प्रकट कर सकते हैं? ध्यान देंगे, BC जो डिस्टेंस है वो V माइनस U को प्रकट करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो V है और ये डिस्टेंस U है, तो ये डिस्टेंस V माइनस U से प्रकट होगा। तो BC इक्वल टू V माइनस U और AC जो ये डिस्टेंस है ये 0 समय का है, ये t समय का है, तो t माइनस 0 या समय t कह सकते हैं। तो t माइनस 0 AC जो होगा t माइनस 0। अब ये दोनों मान रखेंगे तो वस्तु का त्वरण को यदि हम A से प्रकट करें तो A इक्वल टू V माइनस U अपॉन AC की वैल्यू रख देंगे t। ठीक है, तो A इक्वल टू V माइनस U अपॉन t मिला। हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो V माइनस U इक्वल टू 80, V माइनस U इक्वल टू 80 या V इक्वल टू U प्लस 80। ये V इक्वल टू U प्लस 80 गति का प्रथम समीकरण है। और इस तरह से ग्राफी विधि से हम गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध कर लिए। अब आगे देख रहे हैं कि दूसरा समीकरण देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो इसके लिए हल में हम आ रहे हैं। ठीक है, ये गति का दूसरा समीकरण है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो इसको गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करने के लिए हम इसी ग्राफ की सहायता से गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करें। तो हम पाते हैं कि t समय में विस्थापन, क्योंकि जो यह चली गई दूरी है वो t समय में, तो चाहे विस्थापन कहीं चाहे दूरी, यहाँ अर्थ लगभग एक है। तो t समय में विस्थापन बराबर होता है, यदि हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचे तो वेग समय ग्राफ पर 0 से t समय के बीच सरल रेखा AB द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। यदि वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा AB जो है इसके द्वारा AB के द्वारा समय अक्ष, ये समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब ये सरल रेखा AB, ये AB सरल रेखा समय अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो ये क्षेत्रफल कितना घेर रहा है, आपको यहाँ से चित्र से दिख रहा है कि जो ये क्षेत्रफल है वो ये सरल रेखा AB जो है इतना पूरा क्षेत्रफल घेर रहा है। तो हमको ये देखना है, ग्राफ से स्पष्ट होगा कि 0 से t समय तक किसी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है और वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा गया है, तो ग्राफ में प्राप्त जो सरल रेखा AB है, तो सरल रेखा AB द्वारा समय अक्ष से घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा कुल, वही 0 से लेकर t समय तक वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगी। तो अब हम क्षेत्रफल हमारा गणना करना उद्देश्य है, ये जो साइडेड एरिया है डैश डैश दिख रहे हैं, इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल क्षेत्रफल कैसे होगा, हम इसको एक आयत है, ये एक आयत है, कौन सा है, OACD एक आयत है, और दूसरा क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो जो कुल क्षेत्रफल है हम आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करेंगे, और जितना दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो जो कुल क्षेत्रफल होगा वो t समय द्वारा वस्तु द्वारा चली गई, t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगी या विस्थापन होगा। तो इसके लिए हम ये देखें कि चली गई दूरी को यदि यश से डिनोट करें तो यश बराबर आयत OACD का क्षेत्रफल, देखें OACD मतलब आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, OD, आप देख रहे हैं इस आयत की लंबाई OD, ठीक है, और गुणे चौड़ाई OA, तो OD गुणे OA, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम देखते हैं इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में कौन आधार है कौन ऊंचाई है। तो इसके लिए ले रहे हैं प्लस 1/2 इंटू आधार, आधार कौन सा है, AC, ये देखिए आप यहाँ AC लिखा गया है, आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज ABC में जो BC है वो त्रिभुज की ऊंचाई, तो AC गुणे BC। अब हम इनके मान निकालेंगे, AC, BC, OA, OD के सभी वैल्यू रखेंगे। तो OD की वैल्यू O से D तक की दूरी T है, आपको मालूम है, तो T इंटू और OA की वैल्यू O से लेके A तक की वैल्यू U है, तो ग्राफ है, तो T इंटू U प्लस 1/2 इंटू AC की वैल्यू आप देखेंगे, AC ये पूरी दूरी OD के बराबर होगी, तो जब ये T है तो AC भी T के बराबर होगी, तो T इंटू BC, त्रिभुज में आप ABC में देखेंगे BC की वैल्यू V माइनस U है, क्योंकि ये दूरी V है और ये दूरी U है, तो ये दूरी को V माइनस U से प्राप्त किया जाएगा, तो इंटू V माइनस U, ठीक है। तो अब आप ये जानते हैं कि V माइनस U इक्वल टू 80 भी होता है, आप चाहेंगे तो यहाँ लिखें किंतु V माइनस U इक्वल टू 80, ये गति के प्रथम समीकरण से आया है, क्योंकि गति का प्रथम समीकरण V इक्वल टू U प्लस 80 होता है, तो V माइनस U इक्वल टू 80, तो हम यहाँ V माइनस U को नेक्स्ट स्टेप में 80 लिख देंगे, तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू T, और V माइनस U की जगह 80 लिखा जा सकता है, तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, मतलब S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण ग्राफी विधि से हम सिद्ध कर लिए, ठीक है। अब तीसरा समीकरण
गति का तीसरा समीकरण आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी इसी ग्राफ की सहायता से हम गणना करेंगे। ठीक है, ग्राफ देखेंगे जैसा हम समझा रहे हैं उस तरह देखेंगे, आसान है, बन जाएगा। तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो सिंबल आ रहे हैं u v a s आपको पहले बता दिया गया है। तो ग्राफिक विधि से हम हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वही 0 से लेकर t समय तक के बीच जो किसी वस्तु का विस्थापन है वो होगा ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा AB द्वारा t समय में समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। हमको पूरा एक क्षेत्रफल लेना है गति की तीसरी समीकरण में। मतलब कितना क्षेत्रफल, ये AB 0 से लेकर t समय तक में जो वेग समय ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा AB की जो AB है वो t समय के साथ कुल कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो ये पूरा क्षेत्रफल आप देखेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल हमको गणना में लेना है, ये पूरा क्षेत्र। और बच्चों ये जो एक प्रकार की आकृति है, अभी तो हम दो भागों में बांट दिए थे, त्रिभुज बना दिए थे, आयत, लेकिन यह कि हम पूरा आकृति एक साथ है तो ये एक समलंब चतुर्भुज बनता है, ट्रेपेजियम इंग्लिश में कहते हैं इसको, और इसको हिंदी में कहा जाए तो समलंब चतुर्भुज की आकृति का है ना। इसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, दो भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि ये दोनों बराबर लंबाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम होगा ABDOA, मतलब पूरा क्षेत्रफल ये हमको गणना करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो दो समानांतर भुजा ये है, एक समानांतर भुजा ये है, एक समानांतर भुजा ये है, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये है। तो हम किस तरह से गणना करेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग OA प्लस DB। देखेंगे OA ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, और DB ये हुई। तो DB दूरी और OA दूरी दोनों का योग, तो OA प्लस DB। ठीक है, और इनटू दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो दोनों भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो है OD। ठीक है, तो जो भुजाओं की दूरी है OD वो T से लिया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटू OD लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 1/2 इंटू जो OA को ग्राफ में प्रकट किया गया है वो U से किया गया है। O से A की दूरी ये U है, पूरा यहाँ से है, तो U प्लस DB दूरी क्या है आप देखें, D से लेके B तक की दूरी V से प्रकट किया गया है। तो क्या आया U प्लस V, और इंटू OD जो डिस्टेंस है वो समय अक्ष है, और ये पूरा OD डिस्टेंस T से लिखा गया है समय से, तो हो गया T। किंतु आप यहाँ T की वैल्यू रखें। गति का प्रथम समीकरण V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो AT इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, तो T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ T की वैल्यू पुट करेंगे, आपको हम समझाएंगे हैं, किंतु T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो T की वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा। तो आगे स्टेप में रखेंगे यहाँ S इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। ये T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A आ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये 2, ठीक है, ये 2 और A और यहाँ S है, तो 2A S इक्वल टू ये A
स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है। तो इस तरह से आज आप ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों की स्थापना किस तरह से करना सीखे हैं, बहुत डिटेल करके एक एक ग्राफ में सब कुछ क्लियर करके आपको बताया गया है। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, ग्राफी विधि से, ठीक है, किया जाए। और आपको यदि एग्जाम में ये कहा गया कि ग्राफी विधि से कीजिए तो ग्राफी विधि से करना है, और यदि केवल गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये बंधन नहीं है। लेकिन यदि कहा जाएगा ग्राफी विधि से कीजिए तो ग्राफी विधि से भी करना चाहिए आपसे, और आपसे बनना चाहिए, हर विधि आपसे बननी चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर देंगे वो अलग चीज, ठीक है।